नेता है जर्मनी के मर्स, वो पीछे निकल गए। एक है एमएल मैक्रॉन और एक है केयर स्टार्मर। केयर स्टार्मर टेक्निकली यूरोपियन यूनियन के नहीं, क्योंकि यूके का ब्रेक्सिट हो चुका है। अब ये मैक्रॉन साहब ने यूरोप का बेड़ा संभाल रखा, और एक बार याद कीजिए, उन्होंने कहा था मैं यूरोप को वॉर टाइम इकोनॉमी बना रहा हूं, और फ्रांस विल बी द पर्सन और द कंट्री विच विल बी प्रोटेक्टिंग यूरोप। अगर कोई भी त्रासदी होती, अगर कोई भी हमला होता, कोई भी न्यूक्लियर अटैक भी होगा, तो फ्रांस सामने खड़ा होगा। ये मैक्रॉन साहब ने कहा था। तो उसी पे वो आगे चलते, उन्होंने बहुत आगे पीछे का जी ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। फिर ये हुआ कि जी नेटो के जनरल रूथ जो है वो जाके ट्रम्प से बात करेंगे, इस बात को सुलटाने की कोशिश करेगा। एक नेटो एक फोर्स बनाएगा जो ग्रीनलैंड में डिप्लॉय की जाएगी और मामले को सुलटाने की कोशिश करेगा। पर ट्रम्प के दिमाग में कुछ और था। ट्रम्प की मुलाकात होती है जनरल रूथ से, फोन पे बात होती है। वैसे ट्रम्प आज दावोस में है, स्विट्जरलैंड में, यूरोप में ही है आज, यूरोपियन यूनियन नहीं है आज, और बड़े धमाके कर रहे हैं वहां से। जब उनकी बात होती है उनसे, तो कहते मेरी बहुत अच्छी बात हुई। तो अब अपेक्षा है अच्छी बात होगी कि मामला सुलझ गया। अब ट्रम्प की अच्छी बात का मतलब नहीं मामला सुलझ गया। अब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मैंने बात की है कि अमेरिका की राष्ट्र सुरक्षा के लिए और दुनिया की राष्ट्र सुरक्षा के लिए हमें ग्रीनलैंड क्यों चाहिए, मैंने जनरल रूथ को समझा दिया और वो ये मान गया। अब वो माना नहीं माना वो बेचारा वो जाने। ट्रम्प ने कह दिया जी वो मान गया, वो समझ गया, और कहता जी बिल्कुल बॉस, जो आप कह रहे हो वो सही है। बॉस ही कहते हैं सारे ट्रम्प को, कहते यस बॉस, यू आर राइट बॉस। ये ट्रम्प का कहना है। अब हुआ क्या, अब यूरोप में मच गया हड़कंप। जनरल रूथ ने बात की होगी बाकी से, भाई क्या करना क्या नहीं करना। तो उन्होंने अपने अपने थोड़ा सेना और बढ़ानी शुरू कर दी, और ग्रीनलैंड के पास सेना तो है नहीं, क्या डेनमार्क वालों ने अपनी कुछ सेना और भेज दी। वो 10-15 लोग वाला जो मजाक था वो थोड़ा हल्का हो गया। अब अमेरिका का जो नॉर्थ अटलांटिक कमांड है उसने एक बम फोड़ दिया। नॉर्थ अटलांटिक कमांड कह रहा है जी हम ग्रीनलैंड की सुरक्षा करेंगे और तुमसे नहीं होगा, और हम अपने जहाज भेज रहे हैं वहां पे। अब ग्रीनलैंड में जो बेस है, जो अमेरिका की बेस है, 150 लोग है उसमें। जो बेस का एग्रीमेंट था वो है कि आप इससे केवल एक वॉच पोस्ट है। अगर रशिया से या ट्रांस अटलांटिक कहीं से मिसाइल्स आ रहे हो चाइना से, आप उनको देख पाओगे और उनको वक्त रहते इंटरसेप्ट कर पाओगे। इस पोस्ट का ये काम, और इस पोस्ट को आप इसी फंक्शन के लिए कितना भी बढ़ा सकते हो। बट जब आप बढ़ाओगे आपको नेटो से बात करनी पड़ेगी, आपको ग्रीनलैंड से बात करनी पड़ेगी, आपको डेनमार्क से बात करनी पड़ेगी। तब ट्रम्प या तब जो भी अमेरिका के नेता थे उन्होंने साइन कर दिया। अब जो ये नॉर्थ अटलांटिक कमांड है अमेरिका का, ये नहीं कह रहा, ये कह रहा कि जी मैं फाइटर जेट भेजूंगा। पहली बात, फाइटर जेट भेजना कॉन्सेप्चुअली उस एग्रीमेंट के खिलाफ है। पर यूएस कह रहा कि हमने बात कर ली है, हमने ग्रीनलैंड को बता दिया, नेटो को बता दिया, और हमने डेनमार्क को बता दिया हम जेट भेज रहे। पर समस्या यह है कि वो ये नहीं बता रहे कितने जेट भेज रहे और कब भेज रहे। अब सोचिए ट्रम्प के दिमाग में क्या चल रहा है। और एक आपके आज आप एक प्रोडिक्शन भी करने वाला हूं जो अब देखिएगा कुछ टाइम बाद सत्य होगी, और ये सालों पहले मैं प्रोडिक्शन करूंगा, महीनों पहले। ट्रम्प ने जहाज भेजने का निर्णय तो कर लिया, अब जहाज कितने भेजेगा और कब भेजेगा ये नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा? अब आप इराक में क्या किया उन्होंने, एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया, जहाज भेज दिए, धीरे धीरे इराक को बंद कर दिया, एक दिन अटैक कर लिया, खत्म। वेनेजुएला में यही किया। जब वेनेजुएला हो रहा था मैंने आपको कहा ये एग्जैक्टली ये करेंगे, धीरे धीरे घेराव करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर ये धीरे धीरे अपना वेनेजुएला पे पूरा पूरा कब्जा कर लेंगे। ठीक है, उन्होंने वेनेजुएला में भी ये किया था। ठीक है जी। अब जब ये इनकी रणनीति है और जो इनकी राजनीति हर जगह, यहां भी ये बिल्कुल यही करने वाले थे। अब एक परिस्थिति सोचिए, अमेरिका सबसे जल्दी क्या डिप्लॉय कर सकता, जेट ही तो डिप्लॉय कर सकता फास्टेस्ट। मान लीजिए 2 स्क्वाड्रन उतार दिए उन्होंने, F-18 के, F-22 के, F-16 के 2 स्क्वाड्रन, तो करीब करीब 36 जहाज, 40 जहाज, या इनका 16 का स्क्वाड्रन है, 32 से 36 जहाज वहां उतर गए। फिर एक KC-135 रिफ्यूलर उतारेंगे जी, हमने रिफ्यूलर भी उतार दिया। ठीक है, फिर इनका रिफ्यूलर भी उतर गया। जब इनका रिफ्यूलर भी उतरेगा, then by that time they would have started mobilizing their submarines and their destroyers or one of the smaller carrier battle groups to Greenland. अगर वहां अमेरिका के 30-40 जहाज खड़े हो गए, 1-2 मिड एयर टैंकर्स खड़े होंगे, आपके डिस्ट्रॉयर वहां आ गए, या कैरियर बैटल ग्रुप एक पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया और आपने वहां सबमरीन्स भेज दी, तो बॉस आपने लिटरली ग्रीनलैंड पे कब्जा कर दिया।
यू विल नॉट हैव टू फायर वन बुलेट टू गेट ग्रीनलैंड, और जो बेस है उसमें तो आप कितनी सैनिक बढ़ा सकते हो। तो आप बोलेंगे हम एक C-130 हरक्यूलिस उतार दोगे, 2 4 5 बैटेलियंस लाओगे, उसमें कुछ आर्म्ड व्हीकल्स कुछ लाओगे, तो आप पूरी तैयारी करोगे। तो अब किसके बस की है अमेरिका से लड़ना? क्या आपको लगता है कि ग्रीनलैंड के पास तो सेना ही नहीं है? क्या आपको लगता है डेनमार्क लड़ेगा? क्या आपको लगता है इमैनुअल मैक्रोन लड़ने आएगा? क्या आपको लगता है कियर स्टारमर लड़ने आएगा? कौन लड़ने आएगा? आंसर ये है, कोई लड़ने नहीं आएगा, सब चुपचाप घर में बैठ जाएंगे। जैसे जैसे इराक में किया, जैसे वेनेजुएला में किया, ठीक से साइलेंट टेक ओवर होगा डेनमार्क का, और ये धीरे धीरे इतना अमेरिकन मिलिट्री बिल्डअप बनेगा, ये सब लोग पतली गली से निकल जाएंगे। देन दे हैव टू पिक अप अ कॉल टू फाइट अमेरिका ऑन द ग्रीनलैंड सॉइल। विल डेनमार्क अफोर्ड टू डू दैट? नो। हु विल डू इट? कोई नहीं करेगा पूरे यूरोपियन यूनियन में से, आप मेरी बात लिख के रखिएगा। सो अमेरिका धीरे धीरे इसका पूरा टेक ओवर कर रहा है, इसीलिए वो बता नहीं रहा कितने जहाज कब के जहाज। इससे पहले कोई बात हुई तो अच्छी बात है, तो डेनमार्क सरेंडर कर दे, ग्रीनलैंड सरेंडर कर दे, ठीक बात है। अब यहां एक विचित्र घटनाक्रम होता है, तो ये इसकी राजनीति। अभी डेनमार्क पर कब्जा तो नहीं, खैर ये ग्रीनलैंड पे कब्जा क्यों चाहता है? ये आपने सवाल सोचा कि व्हाई डज ही वांट टू टेक ऑन ग्रीनलैंड? देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज है, GOI गैप है, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है, काइंड ऑफ दिस ऑयल एंड गैस है, मिनरल्स है, क्रिटिकल वेल्थ है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये सब है। बट ग्रीनलैंड में इसकी जरूरत क्या है, मैं आपको बताऊं। ये आने वाले काल में ग्रीनलैंड में क्या करेंगे? ग्रीनलैंड की सर आबादी सबसे कम है। ग्रीनलैंड की आबादी है मात्र 57,000। अगर वहां बड़ा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी चढ़ाना, तो वहां आपको लोग चाहिए। आपको लोग चाहिए वहां 20-30-40 लाख लोग, 50 लाख। आइडियली दैट इज व्हाट यू नीड, 10 या अराउंड 10 मिलियन पीपल। आप मेरी बात मान के चलिएगा, आज जितने भी अमेरिका में नॉन गोरे हैं, H-1B पे हैं, ग्रीन कार्ड की लाइन में है, जो भी है, जिनको ये नॉन यूरोपियन या नॉन कोकेशियन मानते हैं, जो भी वो रेसेस है, उन सब रेसेस को एक दिन बोला जाएगा, बेटा तुम जाके ग्रीनलैंड में रहो, ग्रीनलैंड भी अमेरिका है। अमेरिका अमेरिका नहीं, ग्रीनलैंड भी अमेरिका है, अमेरिका में रहो। क्योंकि जब आज ट्रंप से पूछा गया दावोस में, उसने कहा भाई मैं तो इस पे कब्जा कर रहा हूँ। उसके बाद एक फोटो लगा दी ग्रीनलैंड पे अमेरिका का फ्लैग, पीछे खड़ा JD वेंस और मार्को रूबियो। तो ये मान के चलिए ग्रीनलैंड लेके रहेगा, और ये जितने आपके लोग होंगे उनको बोलेगा आप अब ग्रीनलैंड में रहो, ग्रीनलैंड से काम करो, फाइबर बिछा है, काम करो, अमेरिका में रहना ना, अमेरिका तो रहो। और बोलेगा जो ग्रीनलैंड में रहेगा 10 साल, उसकी ग्रीन कार्ड को प्रायोरिटी देंगे, उसको प्रोसेस जल्दी करेंगे। कनाडा देखिए, कनाडा में जगह सस्काटून, बहुत ठंडी जगह है, बहुत भयंकर ठंड है। जो भी कनाडा का इमिग्रेशन करता है आजकल बढ़ता है, बोलते हैं सस्काटून में रहो और उसके बाद आप कहीं और जा सकते हो। तो ग्रीनलैंड को भरने के लिए इसके पास लोग बहुत हैं। अब जो लोग अमेरिका के सिस्टम में आ चुके हैं, जिनको ये डिपोर्ट नहीं कर सकता, देखो 6,30,000 लोग ही डिपोर्ट कर चुका है, राउंड अबाउट देयर। इसका टारगेट है 3 मिलियन। 3 मिलियन में से 6 लाख डिपोर्ट, 30 लाख में से 6 लाख डिपोर्ट कर चुका है, 6-6.25 लाख। बाकियों को भी जिस हिसाब से ये चल रहा है डिपोर्ट कर देगा। अब जो बचेंगे हु आर पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड येट कैन नॉट बी डिपोर्टेड, तो उनको कहां रखेंगे? उनके लिए ग्रीनलैंड बना तो दिया, अमेरिका है, पूरा रहो, और हमें वहां आबादी चाहिए, और वहां छोटे मोटे काम करो, व्यापार करो, ये करो वो करो, और वहां अमेरिका को चलने में मदद करो। सो यू आर अमेरिकन, यू आर पार्ट ऑफ अमेरिका बट नॉट ऑफ मेनलैंड अमेरिका। ये वही कॉन्सेप्ट है जैसे मेनलैंड चाइना और हांगकांग, ये वही कॉन्सेप्ट है मेनलैंड चाइना और ताइवान, ये वही कॉन्सेप्ट है मेनलैंड चाइना और मकाओ। ताइवान, हांगकांग इज नॉट कंसिडर्ड, इज अ पार्ट ऑफ चाइना नाउ, नॉट बट नॉट कंसिडर्ड मेनलैंड चाइना। तो एक कॉन्सेप्ट आने वाले टाइम में मेनलैंड अमेरिका, ये होने वाला, और इन सब लोगों को ये ग्रीनलैंड में डाल देगा, और यहाँ ग्रीनलैंड बच जाएगा। फिर ऑयल गैस जो भी वो निकालेगा, क्योंकि बिना उसके आर्मी को सस्टेन करना, मिलिट्री को सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। सो द कॉस्ट विल बी वेरी हाई, यू नीड पीपल। So where will you find people? You'll find all those people who have the American dream. Okay, boss, start from Greenland. That is what your Karm Bhumi is going to be. ये होने वाला है, आज आपको कह रहा हूँ, जब भी होगा तब याद दिला दूंगा और पोल भी लूंगा तब आपसे। बॉस, ये होने वाला, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट विल हैपन। इसका दिमाग, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड ये क्या चाहता है। ये ऐसे कब्जा करेगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा, जबकि यूरोप दाएं बाएं करेगा, और अल्टीमेटली यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी समस्या है, विल दे बी एबल टू होल्ड यूरोपियन यूनियन टुगेदर। मुझे लगता है वो यूरोपियन यूनियन को ही नहीं बचा पा रहे, जो उनकी परिस्थितियां, दे आर नॉट एबल टू होल्ड यूरोपियन यूनियन टुगेदर, क्योंकि हर कोई अपने इंटरेस्ट की बातें सोच रहा है आज के डेट में। ये एक और वास्तविक, जर्मनी निकल चुका, मैं आपको कह रहा हूं, इटली भी कट लेगा पतली गली से, यूके वाला भी ठंडा होकर बैठ जाएगा। अब फंसेगा मैक्रोन नेता बनता है, नेतागिरी भारी पड़ेगी।
अब आज मैक्रोन के किस्से पे आता हूं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 2 पे। तो ये जेट्स वाला आपको समझ गया ना किस्सा, ये क्यों नहीं बता रहा क्या कर रहा है। जैसे आज इन्होंने ईरान में भी आपका इब्राहिम लिंकन पहुंच रहा 25 तारीख को ईरान। अब वो क्यों पहुंच रहा, खमीनी को पूछो। शेख साहब कल आए थे या किस लिए आए थे, ये भी हमने डिस्कस किया। अगर आपने वो नहीं देखा तो जो भारत विचार प्लस है उसमें मैंने उसका रिकॉर्ड किया, अभी भी अवेलेबल है, आप देख लीजिए। रात को एक और नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे वहां पे 11:10 पे। ठीक है जी, दिस इज क्लियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब फ्रांस की क्या समस्या है। फ्रांस के मैक्रोन की और ट्रंप की थोड़ी आपस में टन गई है। तो जो ट्रंप लॉजिक देता जी हमारे चाइना आएगा, रशिया आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो फ्रांस ने इसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। स्कॉट बेसेंट ने कहा, इसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। बोला अच्छा तो अगर तुम कह रहे हो कल को चाइना आएगा, कल को रशिया आएगा, जो उनका बेवकूफी है, आई थिंक दे लिव इन अ लाला लैंड। हमारे तो मित्र है, पर कहना पड़ेगा भाई, जहाँ बेवकूफी है कहना है, क्या कहें, तो ऐसा समझ जाए। तो बोला भाई कल को तो वही वाली बात है कि मैं फायर ब्रिगेड कल को आएगा, अगर आग लगेगी तो आज ही मकान में आग लगा दो, तो आज ही फायर ब्रिगेड आ जाएगा। तुम कहते हो कल को मैं समुद्र में तैरने जाऊंगा, अगर मुझे शार्क मछली पकड़ेगी तो लाइफ गार्ड मुझे बचाना आएगा, आज ही लाइफ गार्ड को मार डालो। मतलब एक आध कोई ऐसी उल्टी सिलती चीज कही कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जबकि ये यूरोप के लोग खाबे गफलत में रहते हैं, रशिया आएगा, चाइना आएगा, अमेरिका तो आएगा ना हमें बचाने के लिए, हमें क्या करना, हम तो ठंड पाएंगे, हम तो बाबा आजम के जमाने के मकान में रहेंगे, 6 घंटा काम करेंगे और ऐश करेंगे, हमें तो कुछ करना नहीं। तो यहाँ ये परिस्थिति है। तो ये थोड़ा उन्होंने स्कॉट बेसेंट का मजाक बनाया। फिर ट्रंप ने अपना रेटोरिक और बढ़ाया। तो फिर जो फ्रांस का डिफेंस फॉरेन अफेयर्स व्हाट डू कॉल दिस, कॉमर्स मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है फ्रांस का, वित्त मंत्री, वो स्कॉट बेसेंट से बात करने लगा, अरे साहब हमें तो साथ काम करना है, इन सब चीजों को छोड़ दो, मतलब ना आप जो हमारा G7 है उसकी अध्यक्षता फ्रांस के पास